दिनों मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह क्या है आप जानते ही हैं। सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं अपर्णा, और जिस तरीके से वो अपने तेवर दिखा रही हैं, जिस तरीके से वो सपा के लोगों पर ही बरस रही हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि शेरनी हूं, यादव हूं, सपाई गुंडों से नहीं डरूंगी। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रही है, निश्चित तौर पर उनके जो ये कड़े तेवर हैं, ये सपा को परेशान कर रही हैं, जबकि बीजेपी को खुश करने का काम कर रही हैं। हालांकि बहुत उम्मीद थी कि अपर्णा को लखनऊ कैंट से टिकट मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। फिर उम्मीद थी कि करहल सीट से मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। लेकिन अब खबरें ये आने लगी हैं कि अपर्णा को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है, अगर योगी की सरकार यूपी में वापसी करती है तो। खैर, इन सब के बीच आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो अपर्णा यादव से जुड़ी हुई है, और इसका खुलासा खुद अपर्णा यादव ने एक इंटरव्यू में किया था। दरअसल अपर्णा ने इस इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मुलायम सिंह यादव की बहू बनी तो उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत घर में आने के बाद किस चीज से होती थी। हालांकि अगर आप कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हैं कि किसी ने उनको परेशान किया, किसी ने उन्हें प्रताड़ित किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बहुत मजेदार वाक्य है जो अपर्णा यादव ने साझा किया था। एक इंटरव्यू में अपर्णा ने बताया था कि जब वो शादी करके ससुराल आई थी तब उन्हें ठीक से साड़ी पहनना नहीं आता था। बार बार गलत तरीके से वो साड़ी पहनती थी और इसके लिए उनको काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती थी, शर्मिंदगी महसूस करनी होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सबको साड़ी पहननी आती है, ये कितना इजी काम है, लेकिन उन्हें नहीं आती है। और उन्हें यह भी महसूस होता था कि वो अब एक घर की बहू बन चुकी हैं, ऐसे में साड़ी पहनना उनके लिए बहुत जरूरी है। फिर अपर्णा यादव ने यह भी बताया था कि उनकी इस समस्या का निवारण किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी सास साधना गुप्ता ने किया था। अपर्णा यादव ने आपको पता ही होगा प्रतीक संग विवाह किया था, और प्रतीक साधना के बेटे हैं। साधना मुलायम की दूसरी पत्नी है। इस तरीके से अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक की पत्नी है अपर्णा यादव, लेकिन उन्हें प्यार अपनी सास से बखूबी मिलता रहा है। हालांकि अंदर खाने ये खबर आती रही है कि अखिलेश डिंपल और प्रतीक अपर्णा में कभी बनी नहीं, हमेशा से दोनों के बीच मनमुटाव रहा। लेकिन इन सब के बीच अपर्णा यादव का ये खुलासा ये बताने के लिए काफी है कि उनकी सास उन्हें कितना प्यार करती थी और करती है। बताते चले, सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव लगातार मैदान में जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनका समर्थन कर रही हैं, सपा के नेताओं को घेर रही हैं। जिस तरीके से बैक टू बैक वो बयान दे रही हैं, माना जा रहा है कि इसका असर चुनावों पर भी पड़ सकता है। आप बताइए, अपर्णा यादव जिस तरीके के तेवर अपना रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये खुलासा किया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? और क्या आपको लगता है कि सपा छोड़कर बीजेपी में जाना अपर्णा के लिए फायदे का सौदा साबित होगा, बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा? साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, इस बार सत्ता में कौन आ रहा है। उनका भी जवाब आप सभी लोगों ने सुना कि वो भी कमल के लिए मन बना चुके हैं। जी, अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार 300 पार, क्या कहना? देखिए, उनकी बात पे मुझे कोई बात नहीं कहनी है। मैं अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने आई हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने लाल टोपी पर तंज कसे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हम ममता दीदी की बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई ममता दीदी यहाँ पर क्यों आई हैं। कोई आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य प्रदेश हैं जहाँ वहाँ सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या कोई मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आया है? तो हमें किसी तरीके की बंगाली बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हम चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से ममता दीदी ने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा है, उसमें आप लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगी कि ये सवाल आप उनसे पूछिए कि किस अधिकार से वो यहाँ पे आई हैं। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, और हम आदर कर रहे हैं। हम आज भी उनको आप करके बात कर रहे हैं, हम आज भी उनको दीदी कह के बात कर रहे हैं। पर वो ये तो बताएं कि क्या तिलक लगाना गुनाह है? क्या वो ये समझती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं? तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि हम लोग संस्कारवान लोग हैं। ये वीरों की भूमि रही है, यहाँ पे वीर धीर गंभीर पैदा हुए हैं। और इस बात की बात बताइए कि पहली जो हमारी गवर्नर हुई सरोजनी नायडू जी, वो तो बंगाल की थी, हमारी बेटी थी, हमारी सबकी आदरणीय थी। तो कैसे उत्तर प्रदेश ने उनको गवर्नर का मौका दिया? उत्तर प्रदेश में बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर बनेगा, और यहाँ का उत्तर आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय मनीष दीक्षित जी का और ब्रजेश पाठक जी का
हिमांशु दुबे जी का। और मैं बस इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर हम सारे पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और हम सभी ने अभी मन की बात सुनी। उसके उपरांत मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि टाइम हमारे अनुकूल नहीं था। कोविड की बहुत बड़ी महामारी आई, उसमें भी हम सफल हुए। 47,000 से ज्यादा भूमाफिया और गुंडे आज जेल में हैं। 2,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कार्रवाई करी है वो भी बहुत सराहनीय है। और युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं, आज यूपी में कम से कम 39 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि कितने सारे गरीब जो आयुष्मान और स्वास्थ्य रक्षा कवच की ये योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में करीबन 2.5 करोड़ शौचालय बने हैं, 43 लाख लोगों को पक्का घर मिला है, 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। विशेषता मुझे ये भी बात कहनी है कि बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार में है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी, कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है? और वहां पे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष बलवीर रानी सोडी, उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, एक टिकट नहीं दी गई। तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहां पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं? और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारा पड़ोसी जो उत्तराखंड है, उसकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वो भी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है क्योंकि वो भी वहां प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो इस तरीके की जो राजनीति है कि सिर्फ प्रियंका जी जो सिर्फ स्लोगन दे देती हैं, करना नहीं है कुछ, स्लोगन की राजनीति करनी है। तो स्लोगन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। उससे हाँ, हो सकता है आप जैसे अच्छे मीडिया भाइयों का कवरेज जरूर मिल जाए, पर देश जानता है कि विकास कौन कर रहा है। विकास सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिख रहा है, होगा। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। जय हिंद, जय भारत।